जय हिंद दोस्तों, हम आर्ट एंड कल्चर देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने वास्तुकला की नागर शैली देखी थी। इस वीडियो में हम दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला को देख लेते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला जिस तरह से उत्तर भारत में विभिन्न उप शैलियों के साथ नागर शैली विकसित हुई। हमने लास्ट वीडियो में नागर शैली देखी थी, नागर शैली की उप शैलियां थी, उनको भी डिस्कस किया था। उसी प्रकार दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली विकसित हुई। दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के देखरेख में शुरू हुई थी। पल्लव वंश के दौरान बनाए गए इन मंदिरों में व्यक्तिगत शासकों की अलग अलग शैलियां परिलक्षित होती हैं, मतलब अलग अलग शासक है तो उनकी अलग अलग शैलियां परिलक्षित होती हैं, जिन्हें कालक्रम के अनुसार 4 चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम इनके 4 चरण देखेंगे। महेंद्र समूह, पहला चरण क्या है? महेंद्र समूह। यह पल्लव मंदिर वास्तुकला का पहला चरण है। महेंद्र वर्मन के शासन में, मतलब महेंद्र वर्मन के शासन में ये हुआ था, तो इनको महेंद्र समूह बोल दिया गया। ठीक है, गौर ध्यान रहेगा। तो महेंद्र वर्मन के शासन में चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया था। इस दौरान मंदिरों को मंडप कहा जाता था। देखिए, जब हमने नागर शैली को पढ़ा था तो मंडप का मतलब वहां क्या था? सभा हॉल होता था। ठीक है, पूजा अर्चना करने के लिए हो गया, उसको मंडप बोलते थे। यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सभा हो रही, सभा हॉल समझ लीजिए। लेकिन यहाँ पे मंदिरों को ही मंडप बोला जाता था। ठीक है, समझ में आया? तो महेंद्र समूह समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं नरसिंह समूह। इसे दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य के विकास का दूसरा चरण कहा जाता है। चट्टानों को काटकर बनाए गए इन मंदिरों को आकर्षक उत्कृष्ट मूर्तियों द्वारा सजाया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये वाली इमेज देख सकते हैं। नरसिंह वर्मन के शासन में मंडप, मतलब ये जो नरसिंह वर्मन के शासन में हुआ था तो इसको नरसिंह समूह बोल दिया गया। ठीक है, नरसिंह वर्मन के शासन में मंडप यानी मंदिर को अलग अलग रथों में विभाजित कर दिया। ठीक है, रथों में विभाजित कर दिया। तो यहाँ पे मंदिरों को अलग अलग, यानी मंदिर यानी मंडप, मंडप को मतलब क्या? मंदिर ही बोल रहे हैं। ठीक है, मंडप बोला जाता था मंदिरों को। तो उन्हें अलग अलग रथों में विभाजित किया जाता था। बड़े भाग को क्या बोल दिया जाता था? जो बड़ा भाग, मंदिर का बड़ा भाग है उसको रथ में विभाजित, मतलब मंदिर को रथों में विभाजित कर दिया। जो सबसे बड़ा मंदिर हो गया, सबसे बड़ा भाग हो गया, उसको क्या बोल दिया? धर्मराज रथ कह दिया गया। सबसे छोटे भाग को क्या बोल दिया? द्रौपदी रथ बोला गया। ठीक है, वास्तुकला की द्रविड़ शैली में मंदिर की बनावट धर्मराज रथ की प्रवृत्ति है। ठीक है, द्रविड़ शैली जब देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो शैली है राज सिंह शैली। पल्लव राजवंश राज सिंह ने मंदिर निर्माण के विकास के तीसरे चरण का नेतृत्व किया। तो ये जो तीसरा चरण है वो राज सिंह के द्वारा, मतलब पल्लव जो शासक थे राज सिंह, उनके नेतृत्व में हुआ, इसलिए इसको राज सिंह शैली बोला गया। ठीक है, इस दौरान शिला को काटकर बने मंदिरों के स्थान पर क्या था कि वास्तविक संरचनात्मक मंदिरों का विकास हुआ था। ठीक है, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर देख सकते हैं, कांजीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर इसके उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या था? मंदिरों के जो शिला को काटकर जो बने मंदिरों के स्थान पर क्या था कि वास्तविक संरचनात्मक मंदिरों का विकास शुरू हुआ था राज सिंह शैली में। नेक्स्ट शैली आती है नंदी वर्मन शैली, मतलब चौथा चरण। पल्लव काल के दौरान मंदिर निर्माण के इस चौथे चरण का विकास हुआ। इस दौरान जो बनने वाले जो मंदिर थे वो आकार में छोटे थे। अन्य विशेषताएं द्रविड़ शैली जैसी ही थी, मतलब द्रविड़ शैली देखेंगे तो विशेषताएं वहां पे जब देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो नंदी वर्मन शैली समझ में आई। ठीक है, 4 चरण हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं महाबलीपुरम की वास्तुकला और मूर्तिकला। ठीक है, महाबलीपुरम की वास्तुकला और मूर्तिकला। तमिलनाडु में पल्लव राजवंश के अंतर्गत प्राचीन पत्तन शहर मामल्लपुरम क्या किसके नाम पर पड़ा है? नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पर, जिसे मामल्ल के रूप में जाना जाता था। तो सबसे प्राचीन पत्तन शहर मामल्लपुरम, जिसको महाबलीपुरम बोलते हैं, में कई प्रकार की वास्तुकलाएं फली फूली। 7वीं शताब्दी में इन पल्लव स्थानों को महाबलीपुरम के स्मारक समूह के रूप में जाना जाता था। 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया गया है। तो ये ध्यान में रखिए महाबलीपुरम को। ठीक है, इसके स्मारक समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है 1984 में। तो देखते हैं रथ मंदिर या पंचरथ। देखिए, इन्हें पांडवों के रथ के नाम से भी जाना जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, जो क्या कहते हैं मंडप को रथों में विभाजित किया गया था। ठीक है, मंडप क्या है? मंदिर। तो मंदिरों को रथों में मतलब विभाजित किया गया था, रथ मंदिर या पंचरथ बोल सकते हैं। ठीक है, रथ मंदिर या पंचरथ, इन्हें पांडवों के रथ के नाम से जाना जाता है। ये चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिरों के सबसे प्राचीन मंदिर हैं। ठीक है, चट्टानों को काट कर बनाए गए भारत के सबसे प्राचीन मंदिर हैं। इनमें धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल और सहदेव रथ और द्रौपदी रथ
सभी 7वीं शताब्दी के आसपास निर्मित इन 5 रथों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मंदिर क्या है? धर्मराज रथ जो है वो मतलब अलग अलग रथ मंदिरों को अलग अलग रथों में विभाजित किया गया, तो सबसे बड़ा है जो धर्मराज है। ठीक है, धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। सेकंड देखिए, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं, इनमें क्या है? बरहा गुफा मंदिर, कृष्णा गुफा मंदिर, पंच पांडव गुफा मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंडप। जिसे महिषासुर मर्दिनी मंडप क्या है? ये देवी दुर्गा का द्वारा महिषासुर का वध करते हुए नक्काशी दार प्रतिमा है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको? महाबलीपुरम के जब आप मतलब वास्तुकला में जब देखेंगे आप इसको मूर्तिकला को देखेंगे, ठीक है, तो इसमें आप चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाएं देखेंगे। अगर वहां जाकर आप देखने जाते हैं, ठीक है, घूमने आते हैं उस जगह पे, तो आपको बरहा गुफा मंदिर मिलेगा, कृष्णा गुफा मंदिर मिलेगा, पंच पांडव गुफा मंदिर, महिषासुर मर्दिनी मंडप मिलेगा। महिषासुर मर्दिनी मंडप क्या है कि देवी दुर्गा का महिषासुर वध करते हुए नक्काशीदार प्रतिमा वहां पे आपको मिलेगी। गॉट इट? समझ में आया? खुली हवा में नक्काशी, देखिए इसमें क्या है? गंगा अवतरण सम्मिलित है। खुली हवा में नक्काशी में क्या है? गंगा अवतरण सम्मिलित है। इसमें 2 विशाल शिलाखंडों पर अर्जुन की तपस्या या भागीरथ की तपस्या को उकेरा गया है। ठीक है, भागीरथी की तपस्या को उकेरा गया है। ठीक है, यह भागीरथ के प्रयासों से स्वर्ग से गंगा के पृथ्वी और आवरण की कथा का वर्णन करती है। ठीक है, सभी जानते हैं कि भागीरथी के प्रयासों से गंगा को स्वर्ग से गंगा पे लाया गया था। ठीक है, कथाएं सुनी है हमने। तो ठीक है, यहाँ पे वही चीज दिखाई गई है कि यह भागीरथ के प्रयासों से स्वर्ग से गंगा के पृथ्वी पर आवरण की कथा का वर्णन करती है। तो यहाँ पे जब महाबलीपुरम आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये सब देखने को मिलेगा, खुली हवा में नक्काशी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो कि गंगा अवतरण से गंगा अवतरण यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, इसके निकट एक बड़ी चट्टान है जिसे क्या बोला गया है? कृष्णास वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। तो एक बड़ी चट्टान भी देखने को मिलेगी, कृष्णा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, तटीय मंदिर परिसर। इसमें क्या है? 2 छोटे और एक बड़ा मंदिर सम्मिलित है। तटीय परिसर मंदिर में क्या मिलेगा? 2 छोटे और एक बड़ा मंदिर सम्मिलित है। यह 1-2 मंजिले दीवार से घिरा प्रांगण में स्थित है, जिस पर शिव के वाहन नंदी की प्रतिमाएं अंकित हैं। मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें सम्मिलित हैं इनमें महाबलीपुरम की वास्तुकला में। ठीक है, पहले क्या है? रथ मंदिर या पंचरथ मंदिर, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मिलेंगी, खुली हवा में नक्काशी, तटीय मंदिर परिसर मिलेगा जिसमें मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है। ठीक है, गॉट इट? ध्यान रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए मुख्य मंदिर क्या है? मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है। परिसर में मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है। परिसर में स्थित तीनों मंदिरों में से एक में भगवान विष्णु की अनंत शयन प्रतिमा भी है। ठीक है, तो वहां पे देखिए मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित वहां पे मिलेगा। कहाँ पे? आपकी तटीय मंदिर परिसर में। ठीक है, तो वहां पे आपको एक विष्णु जी की भी प्रतिमा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं गणेश रथ। यह महाबलीपुरम में स्थित भगवान गणेश को समर्पित पत्थर का मंदिर है। तो जब आप महाबलीपुरम जाएंगे आपको गणेश रथ भी देखने को मिलेगा। यह महाबलीपुरम में क्या स्थित? गणेश को समर्पित पत्थर का मंदिर है। शुरू में यह शिवलिंग स्थापित करने के लिए बनाया गया था, जिसे बाद में हटा दिया गया। इस पर संस्कृत भाषा की ग्रंथ और नागरी लिपियों के 18 अभिलेख मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? संस्कृत भाषा की ग्रंथ और नागरी लिपियों में 18 अभिलेख हैं। ठीक है, गंगा अवतरण या अर्जुन की तपस्या का महाबलीपुरम, ये आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, देखिए एकदम उम्दा, बहुत ज्यादा आकर्षक है। ठीक है, तटीय मंदिर परिसर में आपको ये सब देखने को मिलेगा महाबलीपुरम। ठीक है, पल्लव वंश के पतन के बाद चोल शासकों के काल में मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली विकसित हुई, जिसे मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाता है। हमने नागर शैली पढ़ी थी, अब हम लास्ट वीडियो में अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? द्रविड़ शैली को देखेंगे। तो द्रविड़ शैली कैसे हुई? पल्लव वंश के पतन के बाद चोल शासकों के काल में मंदिर वास्तुकला की एक नई शैली विकसित हुई, जिसे मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली के रूप में जाना जाता है। तो द्रविड़ शैली किसके काल में हुई है? चोल शासकों के। ठीक है, जिसे दक्षिण भारत में मंदिरों के निर्माण में एक नया युग माना जाता है। तो दक्षिण भारत में है ये द्रविड़ शैली। ठीक है, इसके बाद इस क्षेत्र में अन्य शैलियों का मतलब विकास हुआ, बेसर शैली, नायक शैली, विजयनगर शैली, वो भी हम सब देखेंगे। ठीक है, एक एक वीडियो दोस्तों देखते जाइए तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। हमने पहला जो इससे लास्ट वीडियो था उसमें हमने शैलियों को डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।